हेलो गाइस, वेलकम टू दीपमाला लॉ क्लासेस। एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ चल रहा है। आज का ये वीडियो तीसरा टॉपिक है, जिसका टॉपिक है द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने दो टॉपिक देख लिए हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रियम्बल एंड द सेकंड वन इज़ पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल। ओके, इन दोनों को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। एंड अब हम लोग जाएंगे द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये एक लेंदी टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसका दो फीचर्स हैं जो थोड़े लंबे हैं, सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी एंड आप पूरा इसे देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, अब आते हैं कि एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो है क्या। देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग जूरिस्ट हैं जो कि सबने अपना अपना विचार प्रकट किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ तो बोलते हैं कि ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ बोलते हैं कि ये फेडरल है, कुछ बोलते हैं कि ये सेमी फेडरल है। ठीक, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिटरी फीचर्स होते क्या हैं, उसके बाद देख लेंगे कि फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पहला है यूनिटरी। यूनिटरी फीचर क्या है? जो जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और बाकी जितने भी सारे हैं ना, वो रीजनल गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, लाइक सब ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलके एक साथ नहीं रहते हैं, ये दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये मेन होता है, और जो रीजनल गवर्नमेंट होता है वो इसके इर्द गिर्द काम करता है, मीन्स इसके अंडर काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फेडरल फीचर्स पे। फेडरल फीचर क्या होता है? ये जो फेडरल फीचर्स है, इसमें दो गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और ये दोनों ही अलग अलग काम करता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों अलग काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के मामले में कुछ नहीं बोलते। ठीक है, ये दोनों ही अपने अपने स्फीयर में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं बोलते। ये हमारा होता है फेडरल फीचर, और पहले मैंने पढ़ाया था वो है आपका यूनिटरी फीचर। नाउ, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने बताया था कि सेंट्रल के पास ऐसे फीचर्स भी हैं जो वो स्टेट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि वहाँ पे डुअल पॉलिटी चलती है। ठीक है, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड है। द पावर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, ओके, इन देयर ऑन स्पेयर। तो अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करें फेडरल फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इनका यहाँ पे डुअल पॉलिटी चलता है, जो कि दोनों ही अलग अलग स्पेयर में काम करते हैं। अभी हम लोग फेडरल फीचर्स का स्टार्टिंग करते हैं, ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग यूनिटरी पढ़ेंगे। तो फेडरल फीचर का पहला क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये है क्या? तो हम लोग देख लेते हैं कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ का संविधान सबसे ऊपर होता है, मीन्स कि सुप्रीम होता है। ठीक है, जितने भी अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, नोटिफिकेशन, ऑर्डर जो भी है, सब इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि वहाँ का संविधान जो है वो रिटन है, लिखा हुआ है। एवरी टाइप ऑफ पावर लाइक लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बीइंग एट अ सेंटर और स्टेट, लिव्स इन कंट्रोल बाय द सबऑर्डिनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, सबका सब इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ऑलरेडी मैंशनड है, लिखा हुआ है, इसलिए उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, वहाँ का संविधान ही सबसे ऊपर है। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल है 13 का 2, आर्टिकल 13 का 2, जो बोलता है कि स्टेट के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी के भी मतलब वो कोई भी रूल बना पाए और किसी का अधिकार का उल्लंघन करे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें ये साफ साफ बताया गया है, किसी के पास ऐसा राइट नहीं है जो कि किसी के राइट का उल्लंघन करे, और अगर ऐसा होता है तो उसे वॉइड माना जाएगा। ठीक है, यह है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं। द सेकेंड टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, ये है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जो कि ऑलरेडी बता चुका है कि सेंटर के पास क्या पावर है और स्टेट के पास पावर क्या है। ठीक है, जो सेंटर और स्टेट है उन दोनों के पास ऑलरेडी पावर मौजूद है, के साथ एक दूसरे का ये कोऑर्डिनेट बॉडीज़ भी हैं। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंटल पावर इनटू नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट इज डन बाय वे ऑफ 3 लिस्ट, okay, which are the union list, the state list, and the concurrent list. These lists provided in the 7th schedule of the Indian Constitution. Only the central government deals with the issue of union list. The state government legislate on the area mentioned in the state list, and the concurrent list contains subject to whether both center and state can function.
ओके इसमें मेनली यही बताया गया है कि सेंटर के पास अपने पावर है और स्टेट के पास अपने पावर है। इसको बांट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर किस लिस्ट पे काम करेगा, स्टेट किस लिस्ट पे काम करेगा और कैसे कैसे ये फंक्शन होते हैं। ये है हमारा अभी तक फेडरल फीचर्स। ओके जो थर्ड होता है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वो रिटन है, फेडरल फीचर्स अगर उसमें मौजूद है तो उसका रिटन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसी भी पेपर पे लिखे हुए चीज़ को तो मान नहीं सकते ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसे फॉलो करना पूरे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिटन होना बहुत ज़रूरी है। तो द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिगिड होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये बार बार चेंज नहीं कर सकता, मीन्स बार बार वो अमेंड नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है उसको अमेंड करना। जो फेडरल नेचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को। सो इट वुड बी इम्पार्शियल नॉट टू हैव दिस इन रिटन एंड टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट आता है रिगिडिटी। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिगिड होना चाहिए और साथ ही साथ परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जब मन किया तो उसे बदल दिए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक लूजी सेट ऑफ पेपर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान सकते, राइट। उसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि लिखा हुआ हो और हर किसी को उसको पालन करने का बंदिश हो। ठीक है, कि हर किसी को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा लेंदी है और वो लेंदी इसलिए है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन को क्या मतलब अधिकार है, कौन किस स्फेयर में काम करेगा, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट। और बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत रिगिड है। The setup of a federal state is a complex and it will be impossible for a country to run without written rule. Indian constitution is the world lengthiest constitution as we know. मैंने जैसे बता दिया है कि वो किस लिए इतना लेंदी है। अब आते हैं पांचवा पॉइंट पे, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। The judiciary has the final authority to interpret the constitution for this provision. Only an independent tribunal which is authorized to resolve dispute between the center and the state could impartially resolve all the dispute between the center and the state government. जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि हम कोर्ट के पास जाएं। कोर्ट के पास मतलब अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं क्योंकि लास्ट वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच बहुत बार ऐसे मतभेद पैदा हो जाते हैं जो कि किसी और को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो दोनों कहाँ जाते हैं? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट के पास। एज रिगार्ड टू इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज दैट फेडरल ट्रिब्यूनल विच हैज़ सच पावर एंड कॉम्पिटेंसी। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है जो कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ हद तक अमेंड कर सकते हैं। The Supreme Court is authorized to exercise such power by way of Article 131 of the Indian Constitution. और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 131 आर्टिकल में। ओके, क्या दिया गया है 131 आर्टिकल में? कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि वो उसके पास ये ऑथराइज है कि वो समहाउ समवेयर मतलब कुछ पॉइंट को लेके वो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, नॉट इन अ फुली वे। ओके, Thus, an independent judicial court is a very necessary federal feature of the Indian Constitution. और इसीलिए क्योंकि इन जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट है वो थोड़ा फ्री है, इसीलिए अधिकतर जूरिस्ट ये मानते हैं कि मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। द सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। द थर्ड वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द फोर्थ वन इज रिगिडिटी एंड द फिफ्थ वन इज अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। इन पाँचों को मिला के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ जूरिस्ट बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस 5 टॉपिक कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर्स है। सो कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है, बट नॉट इन अ ट्रू वे। क्योंकि कुछ जूरिस्ट अभी भी हैं जो ये बोलते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नहीं, वो यूनिटरी है। और साथ ही साथ ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ वो क्वासी फेडरल नेचर के हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर यूनिटरी देन फेडरल विच मेक इट क्वासी फेडरल इन नेचर एंड इनेबल इट टू ऑपरेट एज अ फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एज एंड व्हेन सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड। इट्स यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉलोइंग। कहा जा सकता है कि जब जब जैसा जैसा सर्कमस्टांसेस आता है इंडिया में वैसा वैसा ही वो मतलब अपने आप को ढाल लेता है। लाइक जब ज़रूरत पड़ता है हमें फेडरल फीचर्स का, तो वो इंडिया का जो नेचर होता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरलिज्म हो जाता है, और जब जब ज़रूरत पड़ता है यूनिटरी का तो वो यूनिटरी वे में चले जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है। ठीक है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पावर ऑफ द गवर्नर्स, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 155 और 156 में बताया गया है कि जो पावर है गवर्नर्स का, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हाउएवर दे अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, इंडिया का प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड दे आर आंसरेबल टू हिम, वो फ्री नहीं है। जो इंडिया का द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो स्टेट का, वो फ्री नहीं है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और साथ ही साथ उनको आंसर करने का बंदिश लगा हुआ है उनके ऊपर। सो इट कैन बी सेड दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन देयर स्फेयर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि क्या है पावर ऑफ द गवर्नर। द सेकंड पॉइंट इज पार्लियामेंट पावर ऑफ लेजिस्लेट। अंडर आर्टिकल 249 में ऐसा लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन मैटर इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है। राज्यसभा पासेज द बिल, बोला जा रहा है कि इन जो पार्लियामेंट है वो कोई भी तरीके का लॉ बना सकता है स्टेट में, स्टेट लिस्ट में, जो कि राज्यसभा पास कर देगा 2/3 के मेजोरिटी पे। एंड द बिल इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट, और जो कि बिल है वो नेशनल इंटरेस्ट के भलाई के लिए हो, विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया ऐसा बिल जो कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही हो, ऐसा ऐसा जो बिल है वो पास कर सकता है पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 249 में बोला गया है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट पावर ओवर स्टेट बाउंड्रीज। पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है कि वो स्टेट को बाउंड्री कर सकता है। द पार्लियामेंट में फॉर्म न्यू स्टेट, डिमिनाइज द एग्जिस्टिंग वन एंड कैन इवन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। दस द स्वीट विल ऑफ द स्टेट डिपेंड ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। लाइक इसमें ये भी बताया गया है कि ये आर्टिकल 3 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा राइट है कि वो कोई भी स्टेट को अलग कर सकता है, जोड़ सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग मतलब अभी लाइव एग्जांपल देखें तो वो जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि अब इंडिया में ले लिया गया है। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ इमरजेंसी प्रोविज़न। ये किस किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। इफ द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352, इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, देन द डिवीजन पावर अमंग द स्टेट एंड द सेंटर अंडरगो अ वाइटल चेंज। अगर इमरजेंसी का ऐसा स्थिति खड़ा हो जाता है, 352 में बताया गया है, जो कि वॉर के रूप में है, तो जो सेंटर और स्टेट है वो उसमें एक वाइटल चेंज किया जा सकता है। द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट। ओके, इफ द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356, इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन machinery, then the whole state legislature is dissolved and normal division of the power is suspended। और ऐसा अगर लगता है कि जो काम है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो वो उसको जो पावर उसको अलग कर देंगे और साथ ही साथ उसको सस्पेंड भी, पावर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। अब हम लोग देख लें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 256 में बताया है यूनियन डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर इट एग्जीक्यूटिव एक्शन। और आर्टिकल 268 टू 279 में ये बताया गया कि प्रेसिडेंट पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर सेंटर और स्टेट के बीच, उसका रेवेन्यू बताया गया है। अब है डॉक्टर V.N. शुक्ला बताते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस आर ड्यूरिंग बेड टाइम ओनली, अदरवाइज देयर इज डिवीजन ऑफ पावर ड्यूरिंग पीस टाइम। It is good that Indian Constitution does not follow federal principle fully during emergency. Otherwise, coming out of bedtime would be more difficult for the nation. इसमें ये डॉक्टर V.N. शुक्ला ने बताया कि अच्छा हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल फीचर्स को नहीं अपनाता है, नहीं तो इमरजेंसी टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता, मतलब गवर्नमेंट को संभालना, नेशन को संभालना, ठीक है, उस वक्त संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो है यूनिटरी फीचर्स के कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ पावर ऑफ द गवर्नर्स, द सेकंड वन इज पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट, थर्ड वन पार्लियामेंट पावर ओवर द बाउंड्रीज, फोर्थ वन इमरजेंसी प्रोविजन। इसमें कुछ आर्टिकल्स भी मैंने बता दिया है और एक छोटा सा पॉइंट भी दे दिया है कि डॉक्टर V.N. शुक्ला ने क्या बोला है, ठीक है। अब जो है लास्ट आता है कि इसका कंक्लूजन है क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो सच में फेडरल फीचर्स है, सच में यूनिटरी फीचर्स है, या फिर क्वासी फेडरल है, क्या है। तो बोल सकते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ unitary and federal state, where more features are there for federal. Thus Indian constitution is mainly federal with some unitary feature for the national unity and growth। बोला जा सकता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली तो वो फेडरल ही है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स डाल दिया गया है, वो भी किसके लिए? नेशन के भलाई के लिए, नेशन की ग्रोथ के लिए। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं कंप्लीट होता है, द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।